हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। वेस्ट बंगाल सेट 2019 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हुई हो और थोड़ी सी जो है वो समझने में हेल्प हुई हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको नेट सेट और इस तरीके के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन यानी अगेन 50 क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगेन सेम चीज बोलूंगी जो हमेशा बोलती हूँ कि एक पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आप एनालाइज कर पाएं कि आपके जो हैं कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। 51st क्वेश्चन आपके सामने है जी, आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड अगर फास्ट लगे तो आप जो है स्टॉप करके भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा। A schedule is much like that of an questionnaire with respect to the following। तो शेड्यूल बनाना जैसे हम रिकॉर्ड बनाते हैं, इवेंट बनाते हैं, इवेंट्स का जो एक वो होता है ना लिस्ट सी बना लेते हैं, दैट इज शेड्यूल। तो शेड्यूल और क्वेश्चनियर जो है वो एक दूसरे के जैसे से ही हैं। किस रिस्पेक्ट में? प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में, या रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में, एस्टैब्लिशिंग पर्सनल रिपोर्ट के, या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो दोनों ही मेजरली अगर देखा जाए तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको दोनों में नजर आएगा, चाहे कोई क्वेश्चनियर हो चाहे कोई शेड्यूल हो। तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इस रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे जैसे ही आपको नजर आएंगे कि कॉन्टेक्स्ट दोनों में देखने को मिलेगा आपको। ओके, बेटर मीन्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इज। सो बेटर मीन ऑफ यानी आप बेटर तरीके से सोशल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे एक इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए। सो सिस्टम को मॉनिटर करके, एक्टिविटीज को सुपरवाइज करके, डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, या फिर गाइडिंग द कलीग्स। तो जब आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बेटर करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो यही है ना, डेवलपमेंट के दौरान वो ये देखे कि सिस्टम में चल क्या रहा है। तो सिस्टम को मॉनिटर करना जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर ए विल बी राइट। द मेन पर्पज ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। तो जब आप टीचिंग कर रहे हैं, मतलब टीचिंग के दौरान जब आप सुपरवाइज कर रहे हैं, तो मेन पर्पज क्या है? एडवांसमेंट ऑफ प्यूपिल वेलफेयर, यानी बच्चों का भला हो, बेसिकली एडवांसमेंट उसकी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, जो भी स्कूल में फैसिलिटीज अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करना। कैरिंग आउट ऑफ द करिकुलम, या फिर अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो क्या चीज जो है वो मेन पर्पज रहेगा टीचिंग के दौरान सुपरविजन का? तो ऑब्वियसली मेन रीजन क्या रहेगा इसका, मेन पर्पज क्या रहेगा? प्यूपिल वेलफेयर की एडवांसमेंट। ठीक है, सो मतलब आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि बाकी चीजें के बजाय फर्स्ट ऑप्शन बेटर है। 3 successive approaches to educational planning are listed in different sequence। अब हमें इनको प्रोसीड करते हुए करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द टास्क। सो कौन सी सीक्वेंस बेटर रहेगी? ठीक है, तो देखो रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहले कैसे आ जाएगा किसी भी चीज में? जब आप एनालाइज करोगे उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न आपको देखने को मिलेगा ना, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले आएगा, रेट ऑफ रिटर्न बाद में आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले है, रेट ऑफ रिटर्न बाद में है। सोशल डिमांड की जहां तक बात रही तो वो डिमांड पहले रहेगी, फिर आप एनालाइज करोगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड देन आप रेट ऑफ रिटर्न तक जो है वो पहुंचोगे। तो एक सीक्वेंशियल अगर हम देखें, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर इसमें एजुकेशनल प्लानिंग में, तो आप पहले सोशल डिमांड को कंसीडर करेंगे, फिर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे उस बेसिस पे, और लास्ट में जाके आप रेट ऑफ रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको नजर आएगी। A well-defined school management should give stress on। तो स्कूल मैनेजमेंट अगर सही है, वेल डिफाइंड है, तो वो किस पे स्ट्रेस दे, किस पे फोकस करे? ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट एज पर इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, या सुपरविजन पे, डिसिप्लिन मेंटेन करने पे, या टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स की प्रॉब्लम्स पे। तो स्कूल की मैनेजमेंट है जी, तो स्कूल में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगी, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को के एस्पेक्ट मतलब उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का। सो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट किसके बेसिस पे? एज पर द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं या नहीं, उस चीज पे आप स्ट्रेस करोगे स्कूल की जो मैनेजमेंट है, ना कि सिर्फ सुपरविजन, क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगी कि वो क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो आप स्कूल का। ओके, टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ।
तो साइको सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंट्स ऑफ लर्नर, पेरेंट्स को समझने के लिए थोड़ी ना टीचिंग होती है। सोशली इन्फ्लुएंसिंग द लर्नर्स, लर्नर्स को सोशल लेवल पे इन्फ्लुएंस करना या उनको साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना टीचिंग का काम नहीं है। फिलोसॉफिकली इन्फ्लुएंस करना उनको, तो उनको फिलोसॉफिकली इन्फ्लुएंस करना या सोशली इन्फ्लुएंस करना। हम स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी भी तो बोलते हैं, तो सोशली इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे लर्नर का, क्योंकि सोशल लेवल पे ही वो जाके वापस सोसाइटी में भी मिलते हैं, वही चीजें सीख के सोसाइटी में इंप्लाई करते हैं। तो जो भी आप टीच कर रहे हो वो सोशल लेवल पे इन्फ्लुएंस करेगा लर्नर्स को। सोशल एजेंट भी तो बोलते हैं हम इसको, सोशल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन भी तो हम स्कूल को ही बोलते हैं। तो वहां पे जो टीचिंग हो रही है वो सोशली इन्फ्लुएंस करेगी। Heads of elementary schools are provided with 10-day training to orient teachers in, तो जो हेड हैं एलिमेंट्री स्कूल्स के, उनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई टू ओरिएंट टीचर्स, टीचर्स को ओरिएंट करने के लिए। किस में? टेक्निकल स्किल में, फाइनेंशियल स्किल में, एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल। तो मैनेजमेंट स्किल्स होंगी ना, मैनेजरियल स्किल, हेड का काम क्या है? मैनेज करना। ओके, सो मैनेजरियल स्किल्स जो है वो रहेंगी, ना कि टेक्निकल, फाइनेंशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। ट्राईपार्टाइट सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज फाउंड इन विच कंट्री? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहले तो आपको ट्राईपार्टाइट सिस्टम का पता हो, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। यूके इसका आंसर रहेगा, यूनाइटेड किंगडम। ये जो इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, इन सबको मिला के ही हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऐसे कोई पर्टिकुलरली, जैसे ये इंडिया है, सो इंडिया की इंडिया गलत बना दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। अपना इंडिया की शेप काइट शेप सी आपको नजर आएगी। सो इंडिया जो जैसे एक पर्टिकुलर देश है, वैसे ही यूके हम जो है 2-3 देशों को या 2-3 चीजों को मिला के बोलते हैं। ओके, अब ट्राईपार्टाइट सिस्टम क्या है? इसमें ये 3 लेवल की बात करते हैं, यानी कि ये एक सिलेक्टिव स्कूल सिस्टम है जहां पे सेकेंडरी एजुकेशन को 3 टाइप ऑफ स्कूल में डिवाइड किया गया है। पहले रहेंगे ग्रामर स्कूल्स, देन सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल्स और सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल्स। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा उसमें जैसी परफॉर्मेंस होगी उस बेसिस पे आपको इन 3 में से किसी एक स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, ये यूके में पाया जाता है जी। ओके, पाया जाता था भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। फर्दर एजुकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज रिसीव्ड इन एडिशन टू द फॉलोइंग। तो फर्दर एजुकेशन, तो पहले सेकेंडरी एजुकेशन होगी और उसके बाद जो है वो फर्दर एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी। सो एडिशन टू, तो सेकेंडरी एजुकेशन के एडिशन में आपको फर्दर एजुकेशन देखने को मिलेगी। ट्राइसोमी 21 इज मोर कॉमनली नोन एज, इजी सा क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम हमारा आंसर हो जाएगा। Delinquency is a juvenile misconduct that might be dealt with under the law। तो ये बात किसने बोली है, ये आपसे पूछा गया है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। फ्राइड लैंडर ने ये बात बोली है, सिरिल बर्ट ने और मेमोरिया ने अलग अलग बातें बोली हैं। सिरिल बर्ट का कहना था कि डेलिक्वेंसी अकर्स इन अ चाइल्ड जब एंटी सोशल टेंडेंसी उसकी अपीयर हो, ठीक है, तब होगी वो चीज। एंड सीबी मेमोरिया ने बोला द फेज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मे बी लूजली यूज्ड टू कवर एनी काइंड ऑफ डेविएंट बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन विच वायलेट्स नॉर्मेटिव रूल्स, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल सिस्टम। तो ये वो वाला फेज होता है जहां पे आप जो है जो भी सोशल लेवल पे रूल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, उनको आप वायलेट करते हो, ठीक है। तो उसको ये उस फ्रेज को जो है या उस फेज को, फेज आएगा ये, ठीक है, उस फेज को ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। अ चाइल्ड हु यूजुअली रीड्स ऑन फॉर नो, यानी ओ एन को वो एन ओ पढ़ रहा है, 31 को वो 13 पढ़ रहा है, डी को वो बी सुन रहा है, पी को वो क्यू सुन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये चाइल्ड के साथ क्या दिक्कत है? चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, ये चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है जी, तो आंसर हमारा थर्ड आ जाएगा, ठीक है। अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है, ना कि अ चाइल्ड विद स्पेशल लर्निंग, क्योंकि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, हम लर्निंग डिसेबिलिटी ही पढ़ते हैं कि उसमें जो है उसको दिक्कत आ रही है वर्ड्स पढ़ने में, ठीक है। तो रीडिंग में जब दिक्कत हो रही होती है तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा एक तरीके से। बेसिक मतलब इसके लिए आपको अलग से कोई स्पेशल स्कूल नहीं मिलेगा। अगर कोई स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी होती तो शायद हमें फिर एक स्पेशल स्कूल की ज्यादा जरूरत पड़ती।
बेसिक पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द करिकुलम इवेल्युएशन, रिजल्ट इज टू। तो बेसिक पर्पस क्या रहेगा करिकुलम को इवेल्युएट करने का? जज द लर्नर्स पोटेंशियल, इसलिए हम करिकुलम इवेल्युएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्रिपेयर गाइड मैप फॉर इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट, जज द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, या प्रिपेयर द रिपोर्ट टू इंडिकेट इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस। तो जब आप इंटरप्रेट करते हो तो आप इफेक्टिवनेस जज करते हो, ठीक है, ना कि आपने एक गाइड मैप बना दिया या लर्नर का पोटेंशियल जज कर लिया, वो चीज नहीं हो रही कि क्योंकि आप पूरे करिकुलम को इवेल्युएट कर रहे हो और उस इवेल्युएशन को फिर इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो रिजल्ट में। तो आप क्या जज करने, क्योंकि इवेल्युएशन है तो जजमेंट तो होगी, तो आप इफेक्टिवनेस जज करने की कोशिश कर रहे हो कि जो जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं उनकी इफेक्टिवनेस को जज करना। तो आंसर विल बी सी। एन एडिक्वेट गाइडेंस प्रोग्राम इज बेटर फॉर्म ऑफ। तो जब आप गाइडेंस प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए, क्यूरेटिव मेजर, प्रिस्क्रिप्टिव या करेक्टिव। तो वर्ड से ही समझ आ रहा है, प्रिवेंटिव यानी कि पहले ही आप कोई चीज गड़बड़ होने से पहले प्रिवेंशन दे रहे हो। देन आपका है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव यानी कि कोई चीज हो गई है गड़बड़, अब उसको क्योर करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की तरह आप प्रिस्क्रिप्टिव मेजर देंगे, और मतलब जिसमें आपको मानना ही पड़े वाली सिचुएशन करेक्टिव में आप करेक्ट कर रहे हो। तो गाइडेंस प्रोग्राम बेटर फॉर्म तभी रहेगी जब आप उस गाइडेंस को मतलब बिफोर हैंड दो, पहले दो, ठीक है। अगर गड़बड़ हो, इट्स लाइक अब आपको ये पहली बात तो ये इसका आंसर प्रिवेंशन मेजर रहेगा, प्रिवेंटिव मेजर। तो इसका मतलब क्या रहेगा? मतलब ये रहेगा जी कि जब आप गाइडेंस दे रहे हो किसी चीज को, अब मुझे 11th क्लास में पहले मुझे 10th के बाद गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन मैंने 11th में जब मेडिकल साइड चूज कर लिया, ठीक है, 11th के एग्जाम्स हो चुके हैं वाली सिचुएशन, अब जाके कोई मुझे गाइडेंस दे रहा है, तो उस गाइडेंस प्रोग्राम को हम एक तरीके से क्यूरेटिव मेजर बोल सकते हैं या प्रिस्क्रिप्टिव में चला जाएगा। पॉइंट ये है कि दैट इज नॉट प्रिवेंटिव या प्रिवेंशन नहीं है, वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना, कि क्योर तो बीमारी होने की या कोई गलत चीज होने के बाद उसका आप सही कर रहे हो, दैट इज क्यूरेटिव। ओके, तो प्रिवेंटिव मेजर या प्रिवेंशन मेजर की आप बात करेंगे तो वो पहले रहेगा, ओके, कि आप वो गाइडेंस पहले दे रहे हो, बिफोर हैंड दे रहे हो। A student with achievement score of 72 obtained a percentile rank, उसकी 51 है। It means, इसका मतलब क्या है? अब उसके नंबर तो आए हैं 72, लेकिन उसकी परसेंटाइल रैंक है 51। परसेंटाइल रैंक हम कैलकुलेट करते हैं कि मान लो 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से ये बच्चे के 72 नंबर हैं। अब जिस 100 में से हाईएस्ट नंबर है 90, तो मैं इस 90 को ही 100% मान के इस बच्चे की रैंक निकाल रही हूं, तो वो 51 आ रहा है, मतलब 51वीं रैंक है उसकी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी कि 51% लोग 72 से नीचे हैं, ठीक है। यानी कि ये देखिए 51, क्योंकि परसेंटाइल रैंक बोलते हैं ना हम, टाइल की जब बात हो तो वो चीज आप याद रखिए, परसेंटेज परसेंटाइल में फर्क रहेगा। 51% ऑफ स्टूडेंट्स गॉट अ स्कोर ऑफ 72, अबाउ 72 नहीं। 72% ऑफ स्टूडेंट्स अर्नड अ स्कोर ऑफ 51 और लेस नहीं, स्कोर तो 72 ही रहेगा, ठीक है। स्कोर अबाउ 51 या स्कोर अबाउ और लेस 51, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट आउट हो गया। सो 51% ऑफ स्टूडेंट्स obtained any score less than 72, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। परसेंटाइल में हम लेस देन की बात करते हैं कि इतने लोग जो हैं वो आपसे नीचे हैं। Our curriculum was transacted in an autonomous organization for 4 years. तो 4 साल तक हमने एक करिकुलम जो है वो autonomous organization में ट्रांजैक्ट किया, यानी लागू किया। During the 5th year of exercise of curriculum evaluation was taken up. तो 5th year में हमने करिकुलम को इवेल्युएट करने का सोचा। किस तरीके का इवेल्युएशन ये रहेगा? फॉर्मेटिव टाइप, समेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। तो अगर आप शुरू में इवेल्युएट करते तो डायग्नोस्टिक होता, आप बीच में ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन या ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम इवेल्युएट करते तो वो फॉर्मेटिव होता। अभी आप लास्ट में ड्यूरिंग द 5th ईयर आप चाह रहे हो कि आप उसको इवेल्युएट करो, तो ये ऑब्वियसली समेटिव टाइप रहेगा, ठीक है। सो फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, इन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। What is the position of testing in guidance? तो टेस्ट का क्या रोल रहेगा गाइडेंस के दौरान? जो आप टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अदर टेक्निक्स, या टेस्ट सप्लीमेंट हैं विद अदर टेक्निक्स,
टेस्ट अलोन फैसिलिटेट गाइडेंस या टेस्ट नेवर फैसिलिटेट। तो नेवर और अलोन तो वैसे ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्या जो टेस्ट है वो बाकी टेक्निक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे या सप्लीमेंट करेंगे? सप्लीमेंट इज लाइक इन एडिशन टू अदर टेक्निक्स। तो हम किसी भी चीज को वो एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट करेंगे। तो टेस्ट जो है वो बाकी टेक्निक्स को सप्लीमेंट करेंगे, ये टेस्टिंग की पोजीशन रहेगी गाइडेंस के दौरान। Which test should be administered if the counselor's purpose is to identify the individual's inner feelings, prejudices, then desires या thoughts? तो आप अंदर की बात जानना चाह रहे हो तो कौन सा टेस्ट काउंसलर लगाएगा? इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोजेक्टिव अचीवमेंट। तो देखो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप लेते हो तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सर्वे जिसमें इंसान खुद भर रहा है। वो खुद तो अपनी इनर फीलिंग्स छुपा सकता है ना। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होगा कि कोई भी इमेज या कोई भी चीज उसको दिखाई जाएगी और फिर उसको प्रोजेक्ट करने को बोला जाएगा कि उससे रिलेटेड मान लो स्टोरी लिखनी है। वो अलग अलग हो सकते हैं कि कोई आपको जो है वो आइकन्स दे दिए या उनसे रिलेटेड आपको कुछ लिखना है। सो पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में आपसे इनडायरेक्टली वो अंदर की फीलिंग्स निकलवाने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम इनर फीलिंग्स, प्रेजुडिसेस या जो डिजायर्स एंड थॉट्स हैं आपके मन में, क्योंकि वही चीजें आप उस स्टोरी में देखोगे, आपका देखने का नजरिया उस चीज में झलकेगा जो प्रोजेक्टिव टेस्ट आपको दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो एक रिसर्च प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो उस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी? सीक्वेंस पूछी है अगेन, एरिया ऑफ स्टडी, एविडेंस डेफिशिएंसी, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी, इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम की बात हो रही है तो मेजरली हम पहले स्टडी एरिया से शुरू करते हैं। यही चीज यहां आपको देखने को मिलेगी। 1, 3 और 5 में से अगर आप देखेंगे तो देखो आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को, या एरिया ऑफ स्टडी का पता करना, या फिर जस्टिफाई करना। तो स्टडी की जस्टिफिकेशन कैसे हो जाएगी जब एरिया ही नहीं पता? तो पहले एरिया पता होना चाहिए आपको, पहले पे एरिया रहेगा, फिर आप उस एरिया को जस्टिफाई करोगे एक तरीके से एंड या आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। देखो दोनों चीजें हैं यहां, क्योंकि लास्ट में तो 4th ही है, लास्ट में तो इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। ठीक है, इमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम से जस्ट पहले क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, सो ये 1, 3, 2, 5, 4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। द बेसिस एंड एविडेंस ऑन लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग किसने दिया है? यहीं से आपको पता हो जाना चाहिए कि बेस कौन सी थियरी का बेस है लेटेंट लर्निंग। तो टोलमैन की थियरी का है। ठीक है, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर दे रखी है, ऑटोमेटिकली नाम ही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, लेविन की कॉग्निटिव फील्ड थियरी है, कोहलर की इनसाइटफुल है। ठीक है, कॉलबर्ग की अपनी मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इज पॉसिबल बाय। तो आप इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? पब्लिक फंडिंग से, ओपनिंग मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करके, या जो पोर्टल्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के उनको आप एक्सटेंड कर दो टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो देखो पब्लिक फंड मतलब ये चीजें थोड़ी सी क्या लग रही हैं आपको? ऑब्जेक्टिव लग रही होंगी। ये बेटर ऑप्शन है हमारे पास। ना तो हम प्राइवेटाइज करेंगे, उससे कोई इक्वालिटी नहीं मिलने वाली, उससे तो जबकि डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अगर ओपन करते रहेंगे तो उसकी वजह से जो है और दिक्कतें आ सकती हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को मिल सकता है। पब्लिक फंडिंग ऑफ एजुकेशन वो तो ऑलरेडी चली रही है, फिर भी कहाँ इक्वालिटी हो पा रही है, राइट? सो एक्सटेंडिंग पोर्टल्स, यानी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पोर्टल्स हैं आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबके लिए ओपन कर दीजिए, तो वो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स अ कॉन्ग्रुएंट काउंसलर इज। तो ये कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, तो ये किस तरीके की काउंसलिंग की बात करते हैं? हुज काउंसलर की हुज एक्शंस आर नॉट एट ओड्स विद हिज और हर फीलिंग्स एंड थॉट्स, यानी कि उनकी फीलिंग्स और थॉट्स जो हैं वही उनके एक्शंस हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंस में होंगे। ठीक है, वो ओड नहीं है, अलग नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ रहे हो, आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ हो ही रहे हो। तो ये इनकॉन्ग्रुएंसी होगी। कॉन्ग्रुएंट में चीजें मैच करती हुई नजर आएंगी। जैसे हमने एग्जांपल किया था ना कि ये आइडियल सेल्फ है और ये आपका रियल सेल्फ है, तो आप कहीं ना कहीं आइडियल की तरफ बढ़ रहे हो या आइडियल की कॉन्ग्रुएंसी में हो थोड़ा सा। ओके, रादर देन ये अगर ये आइडियल सेल्फ है और ये रियल सेल्फ है तो ये बेटर हुआ ना, यहां ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी है, ज्यादा मैच कर रही हैं चीजें। ओके, whose expression reflects
what the client is presenting, या whose choice of techniques remain constant, who presents as empathetic at all time. तो जरूरी नहीं है हर टाइम एम्पैथेटिक हो या फिर वो कांस्टेंट रहे, ऐसा भी जरूरी नहीं है. पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि कॉन्ग्रुएंट काउंसलर है तो वो ऑड सिचुएशन नहीं नजर आएगी उसके एक्शन और फीलिंग्स में. जो उसकी फीलिंग्स हैं वही उसके एक्शंस जो हैं वो बोल रहे होंगे. ठीक है. The scale used for statistical transformation of raw score into sigma score contains. तो देखो ये यूजुअली Z स्कोर होता है, सिग्मा स्कोर को हम Z स्कोर भी बोलते हैं. तो रो स्कोर, ये है रो स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है. राइट. अब देखो मीन ऑफ 50, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, ये मीन 50 कर दिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 10. तो ये क्या हो गया जी, आप रो स्कोर में से 5 माइनस कर दो तो Z स्कोर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है. मीडियन ऑफ 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, तो ये 5 और 2 कर दिया, मीडियन कर दिया मीन की बजाय, तो वो और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 है, मीन अगर 0 है, तब उस सिचुएशन में आपका Z स्कोर रो स्कोर के बराबर होगा. यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 1 कर दिया, मीन आपने 0 कर दिया, तो रो स्कोर माइनस 0 डिवाइड 1 आ गया, तो ये रो स्कोर Z स्कोर के बराबर आ गया. तो थर्ड ऑप्शन जो है वो साउंड कर रहा है बेटर, क्योंकि वो हमारे जो हमारा फॉर्मूला है उसको जस्टिफाई कर रहा है. ठीक है. तो वो चीज क्या रहेगी, स्टैंडर्ड स्कोर स्केल भी बोलते हैं हम Z स्कोर स्केल को. तो Z स्कोर जो है, जो स्केल यूज किया जाता है वो Z स्कोर स्केल यूज किया जाता है. बिहेवियरिस्ट थियरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय बिहेवियरिस्ट. सबसे पहले वॉटसन ने बात की है जी, याद होना चाहिए आपको. वॉटसन, देन पियाजे और बाकी लोग आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पियाजे नहीं, पैवलोव वगैरह. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स आर मोस्टली रिलेटेड टू ईच अदर. तो मोस्टली रिलेटेड कौन सा है वो आपसे पूछा गया है. स्नोबॉल एंड अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कोटा एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग. तो देखो पर्पसिव और एक्सीडेंटल दो अलग चीज होगी. एक में आप पर्पस के साथ जा रहे हो, एक्सीडेंटल में आप रैंडमली जो आपको मिल गया उसके साथ जा रहे हो, तो कन्वीनियंस हो गई एक तरीके से. ये तो नहीं होगा. ठीक है. देन कोटा, स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा, ये भी दो अलग अलग सैम्पलिंग है स्पेसिफिकली जब हम प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. स्नोबॉल और अपॉर्चुनिटी, तो ये भी दो अलग अलग चीजें, क्योंकि स्नोबॉल में आप नेटवर्क सैम्पलिंग कर रहे हो, जिसको जहां से जो डाटा मिल पाए आगे से आगे, तो आप रिस्पोंडेंट से ही फर्दर अगले रिस्पोंडेंट तक पहुंच रहे हो, और अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग अलग रहेगी. तो ये आंसर रहेगा जी कोटा सैम्पलिंग एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग, क्योंकि कोटा में भी आप क्या कर रहे हो, एक लेयरिंग बना रहे हो. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप हो जाएगा ये, जहां पे पॉपुलेशन को आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो. ठीक है. अब डायमेंशनल सैम्पलिंग इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट रहेगा. यहां पे आप एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्लूड कर रहे हो. रिसर्चर इसमें यह भी ध्यान रखता है कि आप जो कैरेक्टरिस्टिक आपने इंक्लूड किए हैं, एटलीस्ट एक इंसान तो ऐसा हो जो रिप्रेजेंट कर रहा हो हर एक कैरेक्टरिस्टिक को. ओके. सो कोटा सैम्पलिंग का एक्सटेंडेड वर्जन आपका डायमेंशन सैम्पलिंग रहेगा. नई चीज है ये. पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स वेयर मेन पर्पस इज टू अनकवर द पर्सन्स अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर्स एंड कंसर्न्स. तो उसको आप क्या बोलोगे. तो ये वो जो अंदर की बात है वो वाली सिचुएशन आ गई कि जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अनकॉन्शियसली, जो आपको भी नहीं पता शायद, जो फियर हैं, आपके डर हैं या कंसर्न्स हैं, तो वो आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू बाहर आ सकते हैं जी. ओके. बेसिक पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. तो बेसिक पर्पस क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू करने का, रिसर्च में डेफिशिएंसीज ढूंढना, या जो है एक ट्रेंड को एग्जामिन करना, रिसर्च में क्या ट्रेंड चल रहा है, या टू बिकम एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, या टू डिसाइड अ रिसर्च प्रॉब्लम ऑन प्रायोरिटी. तो ऑब्वियसली आप ट्रेंड भी एग्जामिन करते हो वैसे तो, और आप रिसर्च प्रॉब्लम की प्रायोरिटी भी डिसाइड करते हो, लेकिन ओवरऑल ये सब किस वजह से हो रहा है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक अथॉरिटी की तरह बन गए, आपने वो सारी चीजें पढ़ ली. तो वो चीज एक अथॉरिटी बनने के लिए आपको और नॉलेज होने के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू जो है वो करना पड़ेगा. तो सी में ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें इंक्लूड हो गई हैं. ठीक है. हम डेफिशिएंसीज भी देख सकते हैं वैसे उससे, ताकि हम आगे फर्दर क्या और रिसर्च कर सकते हैं, कैसे उन डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सकते हैं, वो चीज भी इसमें आ जाएगी लिटरेचर रिव्यू में. बट ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली तब आ जाएंगी जब आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अथॉरिटी हासिल हो गई है, और वो किस वजह से होगी, लिटरेचर रिव्यू. प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस, यानी बार बार करना.
और प्रैक्टिस बार बार कर रहे हो तो यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रेडीनेस, पार्शियल एक्टिविटी, इफेक्ट, ये तो अलग चीज हो गई। प्रैक्टिस करोगे तो बार बार करनी है, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो अपना हो जाएगा। किसने दिए हैं ये लॉज? प्राइमरी सेकेंडरी लॉज जो हम बात करते हैं, किसने दिए हैं बताइएगा। Gestalt theory postulates that people use principles to organize their perception. अब इनमें जो प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं वो कौन से नहीं हैं एज पर जेस्टाल्ट थियरी? सो फिगर ग्राउंड रिलेशन, प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये तीनों है जी, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सीधा सीधा। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगा, नोट पूछा है हमसे। ये 6 लॉज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अपना परसेप्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये 6 प्रिंसिपल लगा लो, लॉज लगा लो। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर, सिमेट्री एंड ऑर्डर, फिगर एंड ग्राउंड, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये 6 के 6 आप याद रखिए जब भी जेस्टाल्ट थियरी की बात आएगी। ओके। टीचर ने नोटिस किया कि जो प्रिया है 5 साल की लड़की, वो रेड, व्हाइट और ब्लू ब्लॉक्स को अलग अलग कर पा रही है, सेपरेट कर पा रही है। अदर टाइम्स शी कैन सेपरेट द ब्लॉक्स बोथ बाय कलर एंड शेप, तो वो कलर से और शेप से दोनों से ही सेपरेट कर पा रही है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रेजेंट स्टेट ऑफ प्रियाज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? तो वो डिसइक्विलिब्रियम दिखा रहा है, उसका स्टेबलाइजेशन दिखा रहा है, एसिमिलेशन आउटवे कर रहा है अकोमोडेशन को, या अकोमोडेशन आउटवे कर रहा है एसिमिलेशन को। तो देखो ऐसी कोई चीज हमने क्योंकि एसिमिलेशन अकोमोडेशन की बात हम तब करेंगे जब वो पहले कुछ कर पा रही है बाद में कुछ और, यानी हम कंपेयर करके देखेंगे कि नया स्कीमा बनाया या नहीं बनाया, वैसे वाली सिचुएशन। सो ये स्टेबलाइजेशन शो कर रही है जी, उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की प्रेजेंट स्टेट है वो स्टेबल स्टेट है कि उसको ये चीजें आती हैं। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी वन वे अनोवा की बात हो रही है। वन वे अनोवा में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेगा, टू वे अनोवा में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। Which part of the thesis provide information about the evidences relating to research problem? So कौन सा थीसिस का पार्ट यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट एविडेंसेस जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं? तो रैशनल ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड, या लिटरेचर रिव्यू, या डाटा का जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना। तो आंसर रहेगा लिटरेचर रिव्यू। वहां से आपको सारे आइडिया मिलेंगे जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड एविडेंस जो है वो आपको लिटरेचर रिव्यू में मिलेंगे कि पहले क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लिटरेचर रिव्यू के अंडर मतलब लिटरेचर रिव्यू में मिल जाएगी, या जब भी कोई थीसिस पढ़ेंगे तो लिटरेचर रिव्यू में एक बेस आपको देखने को मिलेगा, वहां एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। एपरसेप्शन मीन्स, तो जैसे हम थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट करते हैं, तो ये एपरसेप्शन का मतलब क्या है? किसी सिचुएशन को अप्रिशिएट करना, सिचुएशन को एस्टिमेट करना, या परसीव करना एक सिचुएशन को लार्जली पार्ट एक्सपीरियंसेस, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में जो आपने पहले चीजें एक्सपीरियंस की हैं उनके बेसिस पे सिचुएशन को ओवरऑल समझना, या फिर रिसीविंग अ सिचुएशन बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। तो एपरसेप्शन का मतलब होता है जी कि आप परसीव करें उस बड़े लेवल पे सिचुएशन को, तो किसके बेसिस पे? इन टर्म्स ऑफ पार्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नहीं है ये, पार्ट एक्सपीरियंसेस है, यानी छोटे छोटे रूप में आपने जो जो चीजें सीखी हैं उनकी बात हो रही है। To understand behavior of preschool children, which one of the following tool is appropriate for collection of data? तो preschool की बात हो रही है, preschool वाले बच्चों का क्या ही इंटरव्यू ले लेंगे, कैसे उनसे सोशियोमेट्री भरवा लेंगे, टेक्निक कैसे इस्तेमाल करेंगे। देन आपका जो है इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज भी फिलअप करनी पड़ती है, तो बच्चों में इतना दिमाग तो है ही नहीं अभी। सो दिमाग इन द सेंस इतना जो है उनको लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल चीजें नहीं पता है, पढ़ना भी नहीं आता है ढंग से। सो प्री स्कूल चिल्ड्रन को हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन रहेगा डाटा कलेक्शन का। A subject may intentionally attempt to exhibit an artificial behavior when he or she is aware of being noticed by an outsider. तो सब्जेक्ट जो वो इंटेंशनली अपना बिहेवियर चेंज करके दिखाएगा, यानी एक आर्टिफिशियल बिहेवियर आपको नजर आएगा जब उसको ऑलरेडी पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। सो कौन सी टेक्निक जो है उसमें ये लिमिटेशन आपको देखने को
मिलेगी। सो गेस हु टेक्निक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो तो हो सकता है उसको पता ही ना हो, तो जब उसको पता नहीं है तो वो कैसे ही आर्टिफिशियल बिहेव करेगा। सोशियोमेट्रिक टेक्निक में तो हम चीजें भरवा रहे हैं, तो यहाँ पे उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है वो सिचुएशन है नहीं। गेस हु टेक्निक में भी पूछा जा रहा है कि कौन क्या होगा वाली सिचुएशन। सो बट जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो जो पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व करते हो यानी आप उसके आसपास हो, उसको पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो दैट विल बी जो है वहां पे ये लिमिटेशन हमें देखने को मिलेगी कि वहां पे आर्टिफिशियल बिहेवियर ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके देन आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज मेंशन कर रखी हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो पहले ऑप्शन से ही आपके सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। डिसलेक्सिया ये तो सबको पता होना चाहिए कि हाँ रीडिंग डिसऑर्डर की बात हो रही है, फोर्थ आंसर। सो रीडिंग डिसऑर्डर यानी कि आंसर ए, दैट्स इट। बट स्टिल कैलकुलिया की जब आप बात करते हो तो आप मैथ्स की बात करते हो, ग्राफ की बात करते हो तो आप राइटिंग की बात करते हो, और फेजिया डिस्फेजिया की बात कर रहे हो तो आप डिफिकल्टी विद लैंग्वेज की बात कर रहे हो। ओके ये फाइन मोटर स्किल में कौन सा रहेगा जी, ये बताइएगा। ठीक है बाकी चार तो हमें पता चल गए, तो अगर डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल है तो उस लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, बताना जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल ऑफ पर्सनैलिटी इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट ये मैंने आपको पर्सनैलिटी वाली क्लासेस में करवा रखा है कि कौन से जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रोजेक्टिव टेस्ट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो वहां पे हमने ये थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट पढ़ा था। अभी जो रिसेंट क्वेश्चंस हुए हैं 2020 का या 21 का जो पेपर हमने डिस्कस किया WB सेट का, तो उसमें थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट का किसने दिया वो भी बताया था मैंने। तो आप या रिवाइज कीजिए और मुझे बताइए कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है वो किसने बनाया था और कब बनाया था। देन है मैच करनी है चीजें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा और हिस्टोरिकल हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगा। ठीक है अच्छा ओके ये भी आ सकता है वैसे तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म या इंटरनल क्रिटिसिज्म, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो आप बी का देखिए थर्ड है या फोर्थ है, तो ये दोनों ही आ सकते हैं। बट बाकी चीजें क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्फ्रेंशियल कैसे हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा फोर्थ और थर्ड तो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक्सपेरिमेंटल की बोल रहे थे ये, रुको। ठीक है तो हिस्टोरिकल रिसर्च में एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आ सकता है, बट बाकी ऑप्शन भी, क्योंकि 5 ऑप्शन है ना, तो हमें बाकी चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि कहीं बाकी किसी का किसी गलत के साथ मैच तो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसके साथ जाती हूं तो मैं क्या बोल रही हूं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च मेरा क्रिटिसिज्म हो गया, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेरा एक्सप्लोरेशन हो गया और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सप्लेनेटरी हो गया, एक्सप्लोरेशन। ओके और अगर हम बाकी के साथ जाते हैं जहां पे ये थर्ड है फर्स्ट का, एक्सपेरिमेंटल को हम थर्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल को तो थर्ड से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। आंसर हमारा बी रहेगा जी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ और थर्ड। ठीक है सेकंड और फोर्थ इसका मतलब ऑप्शन में बी का। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही बात है, ये भी होना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है टेक्निकली। बट ये जो फोर्थ वाला जो आ गया ना अपना, फोर्थ क्या है, एक्सप्लोरेशन, ये फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च एक्सप्लोरेशन में नहीं आएगा। ओके फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेटा एनालिसिस में आएगा, क्योंकि इसके अंदर आप फिनोमिनोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी की लाइफ के एक्सपीरियंस या फिनोमिना को, बहुत सारे लोगों के सेम तरीके के फिनोमिना को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये मेटा एनालिसिस रहेगा, क्योंकि ये उन्होंने ही एनालाइज किया है, उनका एक्सपीरियंस है। तो मेटा एनालिसिस बेटर ऑप्शन रहेगा रादर देन एक्सप्लोरेशन। और अगर एक्सप्लोरेशन वाला मतलब हमने यहाँ पे कैंसिल किया तो फिर हमारे पास फिर ऑप्शन सेकंड ही बचता है कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च में एक्सप्लोरेशन के साथ जाएं और अपना फिनोमिनोलॉजी वाली में सेकंड ऑप्शन के साथ जाएं, मेटा एनालिसिस। ठीक है पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हिस्टोरिकल का क्रिटिसिज्म आला आ सकता है, तो इसलिए एक ऑप्शन को देख के जब आप कई बार आंसर सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि उस एक ऑप्शन के अलावा बाकी चीजें भी देखो कि फिट बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं। अगर बाकी चीजें गड़बड़ा रही हैं तो वो ऑप्शन को चेंज करके देखो फिर। Which one is not the true measure for upliftment of scheduled tribe in Indian context?
तो अपलिफ्टमेंट के लिए ट्रू मेजर नहीं है, पूछा है आपसे नहीं। मेन स्ट्रीम एजुकेशन, डेफिनेटली जब आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन करेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब अपलिफ्ट होगा। आइसोलेशन यानी अगर उनको अकेले ही छोड़ ही दिया आइसोलेशन में कहीं भी, तब कैसे अपलिफ्ट होंगे वो? एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन में भी अपलिफ्ट हो सकते हैं, तो आइसोलेशन में अपलिफ्ट नहीं होंगे जी। आइसोलेशन में तो आपने अलग कर दिया उनको, साथ में तो आप लेके ही नहीं आए, ना इंक्लूजन हुआ ना अपलिफ्टमेंट हुआ। Which theory of intelligence is considered to be the forerunner for the concept of emotional intelligence? तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कौन करते हैं? वैसे तो गोलमैन करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई? तो गार्डनर ने बोला था बहुत सारी टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है, तो उसमें उन्होंने ऑल्दो इसको मेंशन नहीं किया था इमोशनल इंटेलिजेंस को, बट मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो और भी बहुत सारी हो सकती है, तो इनको फोररनर माना जाता है। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म्स क्यों यूज किए जाते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉयड ने दिए हैं। टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड अनप्लेजेंट सिचुएशंस, टू प्रमोट एडजस्टमेंट प्रोसेस, या टू काउंटर द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स। तो आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब आप उस सिचुएशन को डिफेंड करके उस सिचुएशन में एडजस्ट होना चाह रहे हो, तो एडजस्टमेंट के प्रोसेस को ये क्या करते हैं जी? एडजस्ट मतलब बढ़ावा देते हैं, तो एडजस्टमेंट प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं। हल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइव रिडक्शन एंड इंसेंटिव कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन, तो हल के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। हल के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है मोटिवेशनल प्रोसेस को, तो वो मोटिवेशन के बेसिस पे, मोटिवेशनल प्रोसेस के बेसिस पे आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा। हल की थियोरी ऑलरेडी करवा रखी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी मेजर्ड बाय, अचीवमेंट मोटिवेशन आप कैसे मेजर कर सकते हो? बिने साइमन के स्केल से, सिमेंटिक डिफरेंशियल से, थीमेटिक एपरसेप्शन से, या फिर रावेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स से। तो ये अलग अलग टेस्ट हैं सारे के सारे, बट जब आप अचीवमेंट की बात करोगे तो आप थीमेटिक एपरसेप्शन टैट के साथ जाओगे। टैट किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए, मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? 2 बार पूछ चुकी हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में। सो टैट जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ये सारे के सारे स्केल्स जो हैं वो कौन सा किस में आएगा, प्रोजेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा, जितनी भी ये इससे रिलेटेड हैं, अपने पर्सनालिटी वाली स्केल से रिलेटेड हैं, ठीक है? सलाइवेशन टू द बेल इन द क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड, यानी अब बेल की वजह से सलाइवा रिलीज हो रहा है, ठीक है? तो अब ये सलाइवा, ये जो बेल की वजह से रिलीज हुआ, अगर फूड की वजह से रिलीज होता तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता, बट बेल की वजह से रिलीज हुआ है तो ये कंडीशनिंग की है हमने, कंडीशनड रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस तो वैसे ही नहीं है ये तो हमें पता ही है। बेल जो है वो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था, न्यूट्रल से हमने उसको क्या बनाया, कंडीशनड स्टिमुलस बनाया बेल को। ओके, सो ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया। अब इस बेल की वजह से जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा। ईगो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हम इद ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं। अगेन सिगमंड फ्रॉयड। प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल है, नहीं, प्लेजर सीकिंग तो इद होता है। रियलिटी एंड सोशल नॉर्म्स की बात करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, या फिर ट्रबल शूटिंग की। सो ईगो जो है वो रियलिटी की बात करता है जी, ओके, ना कि यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ब्रदरहुड फिर भी आप एक्सट्रीम लेवल पे उसमें जा रहे हो अच्छी चीजों में, तो ये वो हो गया, ये प्लेजर है तो ये अपना ईगो, ये सुपर ईगो में चला जाएगा अगर जाना ही है तो। ओके, सो रियलिटी और सोशल नॉर्म्स हमारे ईगो प्रिंसिपल में आएंगे, या हम बोल सकते हैं रियलिटी पे काम करता है जो ईगो प्रिंसिपल है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मेनली यूज्ड इन, तो इंट्रोस्पेक्शन में आप खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करते हो, सोचते हो उन चीजों के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म में ये यूज होता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट जो कि ब्रोक डाउन कर रहा है कॉन्शियसनेस को बेसिक एलिमेंट्स में। ओके, विलियम वुंट, और मेनली ये एसोसिएट किया जाता है एडवर्ड बी टिश्नर से रिलेटेड। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म में ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो टेक्निक एक तरीके से वो यूज की जाती है स्ट्रक्चरलिज्म में, क्योंकि बिहेवियरिज्म में तो हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट आएगा ही कहां से। ओके, सोशलिज्म एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इंप्लाइज एजुकेशन फॉर, तो सोशलिज्म की जब आप बात कर रहे हो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की तरह, तो वो सोशल इक्विटी की बात करेगा, इक्वालिटी की, रिकंस्ट्रक्शन की, या मोबिलिटी की। तो यहां पे जो सोशलिज्म की हम बात कर रहे हैं वो हमारा इक्वालिटी की बात करेगा, ना कि इक्विटी, ना ही रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो हम जो सोशलिज्म की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की तरह, तो एजुकेशन में जब हम उसको इंप्लाई करेंगे तो हम तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। फैक्टर्स लाइक ऑर्थोडॉक्सी, रिजिड कास्ट, पब्लिक ओपिनियन, तो ये किस तरीके के बैरियर्स आपको नजर आएंगे, बैरियर ही आएगा ये भी, ठीक है, बैरियर्स आएगा ये।
हाँ, ये इन्होंने स्पेलिंग यही दे रखी है बट बैरियर आएगा। ओके, तो किस तरीके के बैरियर जो हैं ये रहेंगे? इकोनॉमिक टाइप, इकोनॉमिक तो कहीं नहीं है, ऑर्थोडॉक्स वाली चीजें या जो भी स्टीरियोटाइप्स चले आ रहे हैं, कास्ट सिस्टम है, ये सारे सोशल टाइप के बैरियर्स हैं जी। ठीक है, व्हेन अ पर्सन अडॉप्ट्स एनीथिंग फ्रॉम डोमिनेंट कल्चर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकल्चरेशन, कल्चरल लैग, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर एंड कल्चरल बॉन्ड। तो उस पर्सन ने अडॉप्ट किया डोमिनेंट कल्चर को, तो यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ है अभी, ना ही कोई लैग आ रहा है, बट इस फिनोमिना को हम अकल्चरेशन बोलते हैं, जब कोई इंसान एक डोमिनेंट कल्चर से कुछ चीजें अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट? तो देखा जाए तो देखो, ये टेस्टिंग होती है, ये अपना मेजरमेंट हो गया जिसमें टेस्टिंग इंक्लूड हो गई, यानी टेस्टिंग से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट हो गया, फिर असेसमेंट हो गया और फिर इवेल्युएशन। ओके, सो ओवरऑल इवेल्युएशन यहाँ ऑप्शन में है, तो हमें इवेल्युएशन के साथ ही जाना चाहिए, वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। अगर इवेल्युएशन ऑप्शन में नहीं होता या नन ऑफ द अबव करके या कुछ और ऑप्शन होता तो हम असेसमेंट के साथ जा सकते थे, बिकॉज मेजरमेंट और टेस्टिंग दोनों ही इंक्लूड हो गए हैं उसमें, तो असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा और असेसमेंट से भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास इवेल्युएशन रहेगा। ओके, सो ये हो गए जी आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये क्लासेस थोड़ी सी हेल्प करें प्रैक्टिस करने में। नेट वाले बच्चे भी इनको प्रैक्टिस किया कीजिए, अगर आप लास्ट तक पहुंचे हैं तो ये बात भी सुन लीजिए कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। सो रादर देन कोई मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करें कहीं से रैंडमली, उससे बेटर है कि जो ये सेट के हैं, चाहे वो WB सेट हो, कर्नाटका, कोई भी सेट हो, ठीक है, कोई भी सेट, अगर आपके पास कोई सेट का पेपर है और आप चाह रहे हैं एजुकेशन का है तो ये भेज दीजिए, उसको भी करवा लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए बाकी स्टूडेंट्स की भी। ओके, तो जितने भी सेट वगैरह के पेपर हैं वो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।